आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। दीपावली को भारतीय संस्कृति की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। राजधानी दिल्ली के लाल किले में चल रही यूनेस्को की इंटरनेशनल कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है दुनिया की धरोहर बनी दीपावली। जी हां, आपको बता दें यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली दीपावली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। दरअसल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में पूर्वजों से मिली सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं को स्थान मिलता है। दिवाली के इस लिस्ट में शामिल होने से वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को नई चमक मिलेगी। I see no objection. I therefore declare decision 20.com 7B24 as adopted. ये खुशी देश को ऐतिहासिक लाल किले से मिली है। लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे हैं। यूनेस्को की समिति ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दीपावली को शामिल कर लिया है। I see no objection. I therefore declare decision 20.com 7B24 as adopted. जैसे ही इसकी घोषणा हुई तो हर तरफ तिरंगे लहरा उठे। जय श्री राम के जयकारे और भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। साथ ही लोग झूमने लगे। रामचंद्र भगवान की। यूनेस्को की ओर से दी गई इस गुड न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई। Distinguished delegates, dear friends, today is a day of glowing pride for India. दरअसल भारत सरकार ने पिछले साल मार्च 2024 में एक प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसी मुद्दे पर 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इसमें दुनिया भर से आए 54 देशों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रस्तावों की समीक्षा हो रही है। इन्हीं प्रस्तावों में दीपावली भी शामिल थी, जिसे यूनेस्को की समिति ने हरी झंडी दिखा दी। ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और जो डॉसियर होता है उसको सबमिशन के उसके स्टेजेस होते हैं और वो काफ़ी स्टेजेस से गुज़र के और फिर यहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद फिर बिल्कुल ही यूनानिमसली इसको एक्सेप्टेंस मिली, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। यूनेस्को की ओर से दी गई इसी खुशी को लेकर आज पूरी दिल्ली को दिवाली के रंगों में सजाया जा रहा है। लाल किले और चांदनी चौक समेत ऐतिहासिक और सरकारी इमारतें दियों और लाइटिंग से सजेंगी। यानी आज एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से विशेष रोशनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन हर भारतीय के लिए विशेष है। हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची में हमारा अपना त्योहार दीपावली को शामिल किया गया है। हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसपे मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ। अब तक यूनेस्को भारत की 15 परंपराओं और संस्कृतियों को विभिन्न श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुका है। अब 16वां नाम दीपावली का है। ये यकीनन हर भारतीय, हर सनातन संस्कृति मानने वाले के लिए अच्छी खबर है। सुशांत मेहरा, मिलिंद शर्मा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, अहमदाबाद में पहली बार आवारा कुत्तों को RFID माइक्रोचिप लगाया जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम शहर के 48 वार्डों में आवारा कुत्तों का सर्वे करके उनके गले में RFID माइक्रोचिप और गले में कॉलर बेल्ट लगाने जा रही है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो है अहमदाबाद में अब आवारा नहीं रहेंगे कुत्ते। दरअसल आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए इन्हें आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी है। इसके लिए उन्हें RFID और माइक्रोचिप लगाई जा रही है। अहमदाबाद में आवारा कुत्तों के लिए एक नई पहल की गई है। जिस तरह से आम नागरिकों को पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड नंबर दिए जाते हैं, अब वैसी ही पहचान अहमदाबाद शहर के 48 वार्ड में आवारा कुत्तों को दी जाने वाली है। इसके लिए आवारा कुत्तों के गले में कॉलर बेल्ट पहनाकर और RFID माइक्रोचिप लगाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम के CNCD विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम ने कैटल पॉलिसी 2023 बनाकर शहर में सड़कों पर घूम रही गायों को सुरक्षित किया और उसके बाद अब शहरों में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर सर्वे का काम शुरू किया है। अहमदाबाद शहर में 2,10,000 जितने आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से 1,93,000 आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन हो चुका है। आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए इन्हें आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी है। इसके लिए इन कुत्तों को RFID और माइक्रोचिप लगाई जा रही है। अहमदाबाद शहर में गाय के बाद अब आवारा कुत्तों में भी RFID चिप इंसर्ट की जा रही है। मेरे पास जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो आवारा कुत्ते जिनको इलाज के लिए अहमदाबाद नगर निगम के जो विभाग हैं उनके द्वारा जिनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है, उनके अंदर RFID चिप इंसर्ट की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। RFID चिप इंसर्ट करने के बाद भविष्य में अब जो भी आवारा कुत्ते शहर में घूमते हुए देखे जाते हैं, उनके गले में एक बेल्ट भी पहनाया जाएगा, जिसे लेकर आने वाले दिनों में टेंडरिंग की प्रक्रिया के बाद एजेंसी को काम भी सौंपा जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने शहरों में बेसहारा गायों के कान पर पीला टैग लगाया है। अब वैसे ही आवारा कुत्तों के गले में कॉलर बेल्ट लगाया जाएगा। इस बेल्ट पर आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। शहर की हर गली, मोहल्ले और वार्ड में कितने कुत्ते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन हुआ है या नहीं, कितने नर मादा हैं, इन सब का डेटा फोटो के साथ मिले, इस दिशा में वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। 2023 का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करके शहर में से आवारा सड़कों पर घूम रहे पशुओं का त्रास ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। इसके बाद में अभी स्ट्रे डॉग्स मीनस ये विषय पे काम करना शुरू किया है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरह की जो गाइडलाइन दी है और अलग अलग तरह की इसमें SOPs एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स है, उसके हिसाब से काम करना शुरू किया है। शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों में RFID माइक्रोचिप लगने के बाद अहमदाबाद नगर निगम के CNCD विभाग को आवारा कुत्तों का सारा डेटा RFID माइक्रोचिप और कॉलर बेल्ट के माध्यम से मिलेगा। इससे आवारा कुत्तों को जरूरत के मुताबिक ट्रैक किया जा सकेगा। 5 साल तक उन्हें कब वैक्सीन देना है, इसका कैलेंडर बनाया जाएगा। यह प्रयास देश में पहली बार होने जा रहा है और इसके लिए अहमदाबाद नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदाकल अम्मन मंदिर में, जहां पर आज भी सदियों पुराना विपिंग फेस्टिवल यानी कि कोड़े मारने के उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है 200 साल पुरानी कोड़े बरसाने की परंपरा। देखिए, कोयम्बटूर के अदाकल अम्मन मंदिर का सदियों पुराना कोड़े मारने का उत्सव एक बार फिर से हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, जो 200 साल से अधिक वर्षों से चली आ रही एक अनूठी परंपरा का जश्न मना रहे हैं। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालु अदाकल अम्मन की विशेष प्रार्थना करते हैं, भक्ति में नृत्य करते हैं और आस्था, त्याग और पैतृक परंपरा के प्रतीक के रूप में अपने शरीर पर कोड़े मारते हैं। हर साल कार्तिक महीने में आयोजित होने वाले इस उत्सव में कोड़े मारने की रस्म
बांस पर चढ़ना और तीरंदाजी जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल हैं, जिन्हें मंदिर से जुड़े लगभग 450 यानी कि 450 परिवारों के पुरुष करते हैं। युवा प्रतिभागी भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे कि इस उत्सव की निरंतरता बनी रहती है। लिहाजा आज मोबाइल और इंस्टाग्राम होने के बावजूद उनकी संस्कृति जीवित है और वो हर साल अपनी परंपरा का सम्मान करने के लिए लौटते हैं। और वडोदरा के क्रिकेटर परीक्षित पाटीदार के पिताजी घनश्याम पाटीदार ने एक नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने बांस का बल्ला बनाया है, जो कि क्रिकेट के सामान की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने के मकसद से इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचा रहा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पहली बार बांस से बना बल्ला। देखिए, घनश्याम पाटीदार का नया आविष्कार खेल जगत में हलचल मचाने के लिए तैयार है। अब तक माना जाता था कि अच्छे बल्ले के लिए इंग्लिश विलो या फिर कश्मीरी विलो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घनश्याम पाटीदार ने इस परंपरा को धूमिल करते हुए बांस से नया बल्ला तैयार किया है। और खास बात यह है कि इसके लिए घनश्याम पाटीदार ने इस बल्ले के लिए पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल किया है। इस बांस के बल्ले का सबसे बड़ा दावा यह है कि अगर इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से ऑफिशियल मंजूरी मिल जाती है तो इससे लगने वाले छक्के विलो बल्लों से कहीं ज्यादा दूर जा सकते हैं। इस खासियत इसकी है कि ये बल्ला गेम चेंजर साबित हो सकता है, खास करके बल्लेबाजों के दबदबे वाले T20 क्रिकेट फॉर्मेट में। पाटीदार के मुताबिक अभी तक जो बैट बन रहे हैं उसका हैंडल बांस से बनता है। ऐसे में उनको विचार आया कि पूरा बल्ला बांस से क्यों नहीं बन सकता। इस बांस के बल्ले की एफिशिएंसी और मजबूती को पक्का करने के लिए घनश्याम पाटीदार के बेटे और क्रिकेटर परीक्षित पाटीदार पिछले 1 साल से नेट प्रैक्टिस के दौरान लगातार इस बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राकृतिक अभी जो चल रहा है, जैसे अपने इंडिया में कश्मीर में ही ये विलो पैदा होता है, जहाँ की बेड की लकड़ी का अपना बेड बनता है। तो कश्मीर में अगर पिछले साल देखें तो 2 जो पहाड़ जंगल जो लकड़ी कटी और उससे पहाड़ के पहाड़ जो टूटे और जो गांव बह गए, 6 से 7 गांव सब बह गए। तो दोनों एक पर्यावरण को बचाने की मुहिम है और दूसरा ये बेड का जो रेट बढ़ रहा इसको कैसे नीचे लेके आए, ये 2 मुहिम को ध्यान में रखते ये काम चल रहा है। हमने BCCI को भी लेटर लिखा है, क्योंकि क्या है सर, ये प्राकृतिक आपदा है। ये अगर अपन ने जंगल ही काट दिए तो आप क्या करोगे। और मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँ, आज नहीं तो 25-50 साल बाद आपको इस बाम्बू बेड को अप्रूवल देना पड़ेगा, क्योंकि बाम्बू के अलावा वो कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो की लकड़ी जो है उसको अगर कोई स्विच ऑफ कर सकता है, उसको उसकी जगह कोई ले सकता है, तो बाम्बू के अलावा कोई उसकी जगह नहीं ले सकता है। तो आज नहीं ना कल, कभी भी वो बाम्बू बेड पे आना है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा पर, जहां पर चारों धामों के शीतकालीन गद्य स्थल पर दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है अंतिम पड़ाव में सर्दियों की चारधाम यात्रा। देखिए, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और उत्तराखंड आपको पसंद है तो आप घूमने के साथ साथ चारधाम की शीतकालीन यात्रा का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चोपता घूमने जाएं तो ऊखीमठ के केदारनाथ की डोली के दर्शन कर सकते हैं। ऊखीमठ से चोपता की दूरी बेहद कम है। नरसिंह मंदिर परिसर भक्ति, उत्साह और परंपरा के रंगों से सराबोर है। हर तरफ बद्री विशाल के जयकारे गूंज रहे हैं। पारंपरिक ढोल दमाऊ की ध्वनि से पूरा वातावरण देवभूमि की दिव्यता में डूब गया है। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ भगवान का शीतकालीन गद्य स्थल है, जहां इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा की रौनक है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे हैं, जहां पे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी जो है बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद यहां पहुंचती है और यहीं पे उसकी पूजा अर्चना और उसी के दर्शन शीतकाल में किए जाते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा कर रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नरसिंह मंदिर पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना की। पूजा से पहले शंकराचार्य ने अपने शिष्यों और भक्तों के साथ मंदिर तक पैदल यात्रा की। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। शीतकालीन यात्रा परंपरा से चलती चली आई है। शीतकालीन स्थान भी भगवान की पूजा के बने हुए हैं। ग्रीष्मकालीन स्थानों में जब पूजा बंद होती है
वहाँ जाना दुरूह हो जाता है, तब विधि विधान के साथ भगवान को शीतकालीन स्थानों में लाया जाता है और वहाँ पर भी पूजा निरंतर होती रहती है। परंपरागत रूप से चारधाम की तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई महीने में शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिवाली के समय समाप्त होती है। असल में सर्दी के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए देवी देवताओं की डोलियों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है जहाँ इनकी पूजा का विधान है। इसी को शीतकालीन चारधाम यात्रा कहा जाता है। पूजा भगवान की एक दिन के लिए भी बंद होती नहीं है। ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन स्थानों में, शीतकाल में शीतकालीन स्थानों में पूजा होती रहती है और वहाँ की यात्रा करने वालों को यात्रा का जो पुण्य है, पूजा का पुण्य है, जो मिलता रहता है। भगवान की कृपा से पिछले 3 वर्षों से निरंतर प्रति शीतकाल हमको भी शीतकालीन उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का सुयोग बन रहा है। शीतकाल में बद्रीनारायण की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, जबकि केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। इसी तरह मां गंगा की पूजा उत्तरकाशी के मुगबा में की जा रही है, जबकि यमुना मैया की पूजा दर्शन खरसाली में किए जा सकते हैं। सर्दियों में भी इन विग्रह स्वरूप के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये सभी वो जगह हैं जहाँ भक्त सर्दियों के दिनों में आसानी से पहुँच सकते हैं। यानी सर्दियों में भी चारधाम यात्रा का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। I am from Brazil. I came here because in November I completed one year of my Diksha. असल में इस शीतकालीन चारधाम यात्रा का उद्देश्य ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही 12 महीनों भक्तों को चारधाम के दर्शन करवाना है। यात्रा शीतकालीन यात्रा में तीर्थयात्री तो आ रहे हैं, लेकिन वर्ष 2022 से जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को भी मिल रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा में अध्यात्म की एक अनोखी तस्वीर देखने के लिए मिलती है। यात्रा मार्ग न केवल अद्भुत होता है, बल्कि बर्फ से ढकी चोटियां, शांत घाटियां और उन घाटियों में गूंजती घंटियों की आवाज एक अलग ही दिव्य माहौल बना देती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जहां एक बार फिर रौनक लौट रही है। लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ मेले में बहार। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में माहौल बदल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस शहर ने खामोशी और तनाव झेला, वहां विंटर फेयर की रौनक ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। कभी तनाव और खामोशी से घिरे पुंछ इलाके में विंटर फेयर ने खुशियों की बहार ला दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक सीमा के आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें से एक पुंछ भी था, जहां अब धीरे धीरे यहां के हालात ठीक हो रहे हैं। शहर में स्थानीयों के लिए सुरक्षित मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें महीनों बाद लोग परिवारों के साथ खुलकर बाहर निकले। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में विंटर फेयर ने एक बार फिर रौनक लौटा दी है। डर की जगह लोगों में भरोसा है और खामोशी की जगह चेहरों पर खुशी की लहर है। कार्निवल को, इस फेयर को देखने का मौका मिला, बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत दिनों के बाद पुंछ की रौनकें बहाल हुई हैं। पुंछ पिछले दिनों खाना जंगी के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जंगी हालात पुंछ ने देखे थे, उसके बाद लोगों में वो सहमा रहने की आदत बनी थी। लोग घरों से बाहर प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहे थे और जो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही थी। तो आज ये फेयर जैसे ही यहाँ पे लगा तो लोगों का एक जमावड़ा है, लोग उमड़ पड़े हैं और वो जितनी टेंशन थी उसको ऊपर से पुश डाल करके आज लोग इस फेयर में पहुंचे हैं। मेले में लोक कलाकार अपनी परंपरा से मंच को रोशन कर रहे हैं। बड़े बड़े झूले न केवल स्थानीयों को रोमांचक राइड्स दिला रहे हैं, बल्कि यहाँ पहुँच रहे सैलानी भी इस मेले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं।
जम्मू से आया हूँ इधर घूमने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम इधर नौशहरा घूम कर आया हूँ, रजौरी और अभी पुंछ में आया हूँ। मैं इधर गुरुद्वारा नंगाली साहब में माथा टेकने आया। इधर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मगर जैसे कि पहले पिछली दफा ऑपरेशन सिंदूर चला था, बहुत लोगों को परेशानी हुई थी। अभी सब कुछ नॉर्मल है। इस मेले में बहुत अच्छा बहुत क्राउड देखने को मिला। फेयर के हर कोने में उम्मीद के रंग बिखरे हैं। लंबे समय बाद पुंछ में सार्वजनिक स्थल पर लोग सुरक्षित भाव के साथ घूम रहे हैं। मेले में तरह तरह के गेम्स स्टॉल लगे हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खरीदारी के स्टॉलों पर फिर से चहल पहल देखने के लिए मिल रही है। सिंदूर ऑपरेशन जो था उसके बाद लोगों का जो खौफ डर था हर बंदे में, हर दिल में, जो पाकिस्तान से गोला बरसात हुई थी जंग का, उसके बाद लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी थी। लेकिन आज ये मेला लगा हुआ है, हर बंदे, हर बच्चे, हर इंसान पे चेहरे की आवाज खुशी आ रही है। तो वो लिहाजा हमें सबसे बड़ी खुशी है ये जो चहल पहल लगी हुई है, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरा इलाका फायरिंग रेंज में था, लेकिन ऑपरेशन पर विराम के बाद पुंछ में एक बार फिर से शांति और सामाजिक सद्भाव की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भारतीय सेना ने हॉट एयर बलून से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सेना ने 30 नवंबर को भोपाल से उड़ान भरी और सबसे ज्यादा 8 घंटे 44 मिनट तक लगातार उड़ान भरकर एक नया रिकॉर्ड बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है भोपाल में भारतीय सेना का नया रिकॉर्ड। जी हाँ, भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के तत्वाधान में भोपाल स्थित EME सेंटर के हॉट एयर बलूनिंग नोड द्वारा आयोजित इस अभियान को रवाना किया गया था। 750 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए टीम ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट तक विभिन्न भूभागों को पार किया और महू, संभाजीनगर और अलीला नगर में निर्धारित पड़ावों पर विश्राम किया। इन सभी जगहों पर टीम ने स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत की और उन्हें इस अनूठे साहसिक खेल को देखने के लिए प्रतिबद्ध किया। इस अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि 8 घंटे 44 मिनट की रिकॉर्ड तोड़ नॉन स्टॉप हॉट एयर बलून उड़ान थी, जिससे भारत में सबसे लंबी हॉट एयर बलून उड़ान के लिए एशियाई रिकॉर्ड पुस्तिका में स्थान अर्जित किया है। पूरे अभियान के दौरान टीम ने छात्रों और युवा उम्मीदवारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर रोमांच को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा दिया और सशस्त्र बलों में उनकी रुचि जगाई। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।